आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको कुछ हेल्प मिल सके इस वीडियो से। तो बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप लोग देख लीजिए, बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का है और यहाँ पर लिखा है फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है। और प्रश्न पत्र का नाम यानी पेपर का नाम है, जहाँ से प्रश्न आएंगे उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है, तो हिंदी में इसका मतलब होता है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का सिद्धांत। ठीक है, तो भाई ये सूक्ष्म अर्थ सिद्धांत मतलब अर्थशास्त्र का सिद्धांत होता क्या है, सबसे पहला प्रश्न यही यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूँ, ठीक है, इसका आप लोग जितना भी डिटेल में उत्तर पढ़ेंगे उतना ही डिटेल में आप लोग जाएंगे। ठीक है, जितना डिटेल में सर्च करेंगे उतना डिटेल में पाएंगे। लेकिन सिंपल सी परिभाषा आप इस प्रकार लिख सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के सिद्धांत का एक का सिद्धांत। ठीक है, इसका अर्थ आप लिख सकते हैं कि तीन प्राथमिक सूक्ष्म अर्थशास्त्र अवधारणाओं में मांग, आपूर्ति, प्रोत्साहन और लागत और लाभ शामिल है। यानी कि जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है इसमें तीन प्राथमिक सूक्ष्म अर्थशास्त्र की अवधारणाएं शामिल हैं, जिसमें से पहला है मांग पूर्ति, दूसरा आपका है प्रोत्साहन, ठीक है, और तीसरा आपका है, ठीक है, लागत और लाभ। ये तीन इसके सूक्ष्म अर्थशास्त्र की अवधारणा है। ठीक है, ये सब इसमें शामिल हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त उत्पादन है, संसाधन है, आवंटन है, आवंटन का मतलब होता है बांटना। ठीक है, कीमत है, खपत है और कमी को भी ध्यान में रखा जाता है। ये सारी जो पूरा का पूरा कॉम्बो है, जो पूरा का पूरा ये सेटअप है, प्रक्रिया है, इसी को हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं या फिर सूक्ष्म अर्थशास्त्र का सिद्धांत कहते हैं। क्लियर? क्वेश्चन आंसर पे, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर के बारे में जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर यहाँ पर लिखा है कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर, जिसको बोलते हैं MRS, वह दर है जिस पर एक उपभोक्ता यानी कि एक उपभोक्ता मतलब एक इंसान वस्तु एक को वस्तु दो के स्थान पर बदलने को तैयार होता है। मतलब कि एक कोई वस्तु है, उसको दूसरी वस्तु के स्थान पर बदलने को तैयार होता है, अर्थात वह दर जिस पर उपभोक्ता वस्तु एक की इकाई अधिक के लिए वस्तु दो को छोड़ने को तैयार होती है, उसे ही हम प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। क्लियर? कोई डाउट नहीं होगा, बहुत ही सिंपल परिभाषा मैंने आप सभी के लिए तैयार की है, आपको जरा सा भी डाउट नहीं होगा। बस आपको तुरंत नहीं इसको समझ में आएगा, एक दो बार इसका उत्तर समझेंगे तो आपके माइंड में खुद ही सेट हो जाएगा कि क्या कह रहा है उत्तर। ठीक है, क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आभास, ठीक है, लगान की परिभाषा दीजिए। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके एग्जाम के लिए, तो इसको बहुत ही हार्ड वर्क करके तैयार किया गया। तो वीडियो के यार इतना तो बनता है कि पूरा वीडियो ज़रूर देखा करिए आप सभी, क्योंकि जो मेरी मेहनत है, जो मैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करता हूँ, वो आप तक पहुँचे और आप तक पूरी तरह समझ में आए और आप पूरी तरह वो जायज़ जाने चाहिए। ठीक है, और उम्मीद है कि आपकी परीक्षा में आएंगे। ठीक है, तो आभास लागन के बारे में जानते हैं। ठीक है, ओके, चलिए आते हैं मेन मुद्दे पे। इसका उत्तर लिखेंगे कि आभास लागन, ठीक है, तब उत्पन्न होता है जब मानव निर्मित वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है। मतलब कि आभास लागन तब होता है या फिर तब उत्पन्न होता है जब मनुष्य द्वारा जो निर्मित वस्तुएं होती हैं, ठीक है, मनुष्य द्वारा बहुत सारी वस्तुएं निर्मित होती है, वो चाहे जो चीज़ हो आजकल सब मनुष्य द्वारा ही निर्मित हो, चाहे मशीनरी का सामान हो, चाहे वो प्लास्टिक का सामान हो, चाहे लोहे का सामान हो, चाहे तांबे का सामान हो। ठीक है, मानव निर्मित का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये मानव द्वारा निर्मित हैं। हालांकि बहुत सारी जो ऐसी इसमें अब तो डिजिटल इंडिया हो गया, तो इसमें क्या है ना सिस्टम कि अब बहुत सारी जो चीज़ें वो मशीन के द्वारा बनाई जाती, लेकिन जो मैंने आपको बताया ये सभी पहले जो है ना वो मानवीकृत थी, पहले मानव द्वारा ही बनाई जाती थी। ठीक है, तो वही मतलब है कि जब मानव निर्मित वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाती है, लगान तब उत्पन्न होता है। जब भूमि की मांग में वृद्धि हो जाती है, यानी कि भूमि महंगी हो जाती है, उसमें वृद्धि हो जाती है, लेकिन मानव निर्मित वस्तुओं की आपूर्ति अब, ठीक है, अल्पकाल में स्थिर होती है। ठीक है,
कहने का मतलब यह है कि जब मतलब कि जो ज़मीन है उसकी मांग में वृद्धि होती है यानी बढ़ती है, लेकिन मानव निर्मित जो वस्तुएं होती हैं उनकी आपूर्ति काल में स्थिर होती है, मतलब कि वो स्थिर रहती हैं। भूमि की आपूर्ति भी स्थिर होती है, ठीक है, यानी कि तब भूमि की जो आपूर्ति है वो भी स्थिर हो जाती है, जिसको हम आभाफ लगान के नाम से जानते हैं, फिर आभाफ लगान कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। एग्जाम्पल है उसी क्वेश्चन का, ये एग्जाम्पल है। मान लीजिए एक कंबल बनाने वाली मशीन 10 कंबल बनाती है, ठीक है। मान लीजिए कंबल बनाने वाली मशीन 10 कंबल बनाती है जिसकी कीमत 1000 रुपये है, ठीक है। यदि इन कंबलों पर लगाई गई ऊन, मजदूरी आदि जो है वो घटती बढ़ती लागतें भी 1000 रुपये हैं। मान लीजिए भाई कोई काम होगा तो उसमें भाई सामान लगेगा, मजदूरी लगेगी, ठीक है। तो इन सभी की जो घटती बढ़ते लागतें हैं, भाई पैसा लग रहा है, मेहनत लग रही है, वो लागतें भी 1000 रुपये हैं, ठीक है। जो फर्म यानी कि कोई मान लीजिए जो फार्म बोलते नहीं है जहाँ पर बहुत सारी एरिया होती है, ठीक है, फर्म को कोई आभाफ लगान नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनेंगे, तब मतलब कि फर्म को कोई भी आभाफ लगान नहीं मिलेगा, कोई भी फैक्ट्री उसको आभाफ लगान नहीं मिलेगा। मान लीजिए अल्पकाल में कंबलों की मांग बढ़ने के कारण कीमत बढ़ गई, मतलब कि अल्पकाल में आने वाले समय में कंबल जो थे, जो बनाई थी मतलब कि मशीन, उसकी जो डिमांड है, वो मांग है, वो बढ़ गई, उसकी कीमत भी बढ़ गई, उसकी कीमत 1200 रुपये हो जाती है, परंतु घटती बढ़ती लागत 1000 रुपये ही रहती है। मतलब कि जो डिमांड है, कीमत है, वो बढ़ जाती है, लेकिन जो उसकी लागत है वो 1000, मतलब कि कोई चीज़ मान लीजिए हम बना रहे हैं, वो लागत उसमें हमारी 1000 लगती है, ठीक है। लेकिन आने वाले फ्यूचर में जो उसकी मतलब कि जो हम बनाए हैं 1000 में, उसकी कीमत बढ़ जाती है, 1200 रुपये हो जाती है, ठीक है। इस स्थिति में फर्म को 1200 रुपये माइनस 1000 रुपये बराबर 200 रुपये का अधिक प्राप्त होता है, ठीक है, यानी कि उसको लाभ मिलता है। इसी को आभाफ लागन कहलाएगा, इसी को आभाफ लागन कहते हैं। क्लियर? कोई डाउट नहीं होगा, आई होप। चलिए, बाकी और भी यहाँ पर पूरा का पूरा उदाहरण है, आप लोग पढ़ सकते हैं, PDF हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगला क्वेश्चन है कि पूंजीवाद के बारे में आप क्या जानते हैं। तो भाई पूंजीवाद के बारे में जानते हैं। पूंजीवाद की परिभाषा अलग अलग समाजशास्त्री हैं, अलग अलग विद्वान हैं, सबके अनुसार अलग अलग है। आप गूगल पर सर्च करेंगे, अपने बुक में देखेंगे तो कहाँ पर कोई परिभाषा दिखेगी, कहीं पर कोई परिभाषा दिखेगी, लेकिन मैं आपको ये परिभाषा बता रहा हूँ। पूंजीवाद एक ऐसी राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था है, पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है या फिर एक आर्थिक प्रक्रिया है जिसमें निजी संपत्ति यानी कि स्वयं की संपत्ति तथा निजी लाभ, यानी कि जब भाई हमारी निजी संपत्ति रहेगी तो निजी लाभ होगा ही, ठीक है, निजी लाभ की अवधारणा को मान्यता दी जाती है। जब मान लीजिए हमारा वो कोई सामान है या फिर कोई कंपनी, उससे हमारा निजी खुद का लाभ हो रहा है, ठीक है, उसकी अवधारणा को मान्यता प्राप्त दी जाती है, यानी कि उसको मान्यता प्राप्त मतलब वो सर्टिफाइड किया जाता है एक तरीके से, तो हर जगह मान्य हो, ठीक है। या सार्वजनिक क्षेत्र में विस्तार, जो जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, सार्वजनिक एरिया, ठीक है, में विस्तार एवं आर्थिक गतिविधियों में सरकारी हस्तक्षेप का विरोध करती है, ठीक है, सरकारी हस्तक्षेप में विरोध करती है, उसे ही हम पूंजीवाद कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी परिभाषा हो गई, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सी परिभाषा तो पहले ही है कि ऐसी राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था जिसमें निजी संपत्ति तथा निजी लाभ की अवधारणा को मान्यता दी जाती है, उसे हम पूंजीवाद कहते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन कि भाई कीमत विभेद क्या है, इससे आप क्या समझते हैं या फिर किसे कहते हैं कीमत विभेद? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे आप परीक्षा के लिए, ठीक है। तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि जब एक विक्रेता, ठीक है, मान लीजिए कोई सामान बेचता है, जब एक विक्रेता दुकानदार एक वस्तु को अलग अलग उपभोक्ताओं के वर्ग को पृथक पृथक कीमत पर बेचता है। मान लीजिए कोई होलसेलर है, ठीक है, उससे बहुत सारे रिटेलर जुड़े हुए हैं, एक मान लीजिए बहुत बड़ा दुकान है उसकी, ठीक है, और उससे छोटे दुकानदार रिटेलर लोग जुड़े हैं, ठीक है। तो वो जो छोटे रिटेलर होते हैं, बहुत सारे जुड़े हैं, तो बहुत सारे रिटेलर होते हैं, तो किसी को वो कोई सामान 100 रुपये में बेचता है, वही सामान किसी रिटेलर को 80 रुपये में बेचता है, किसी रिटेलर को वही सामान 90 रुपये में बेचता है। यानी कि एक विक्रेता है, वो एक ही वस्तु को अलग अलग जो रिटेलर है, अलग अलग जो उपभोक्ता है, उनको अलग अलग रुपये में अलग अलग कीमत पर बेचता है। तो इसी कीमत को विभेद कीमत कहते हैं या फिर इसी कीमत विभेद कहते हैं, कीमत विभेद कहते हैं। क्लियर? कोई डाउट नहीं होगा, आई होप। बिल्कुल राइट क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है।
बाकी आप लोग यहाँ पर और भी उत्तर है, पढ़ लीजिएगा, आपको पढ़ना है, इसको हम आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा देंगे पूरा का पूरा PDF। लेकिन पहले जान तो लीजिए कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगला क्वेश्चन है कि कीमत भेदभाव क्या होती है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कीमत भेदभाव प्रश्न महत्वपूर्ण है, अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का आएगा, श्योर है। इसका उत्तर लिखना है कि कंपनियां अधिकतम मुनाफा मतलब कि अधिकतर जो कंपनियां हैं वो मुनाफा कमाने के लिए मूल्य भेदभाव अपनाती हैं। मूल्य भेदभाव का मतलब ये हुआ, मूल्य भेदभाव मतलब कोई मान लीजिए उनके संपर्क का है, ठीक है, कोई कंपनी है, उसके संपर्क की कोई कंपनी है, उसके रिश्तेदार की कोई कंपनी है, छोटी कंपनी, तो उसको वो मतलब कम दाम पे कोई प्रोडक्ट या फिर वस्तु बेच देगा, ठीक है। और वही कोई मान लीजिए उसके दूर दराज के जिसको वो परिचित है, अननोन है, उसको वही सामान महंगे रेट पे देगा, तो वही हो गया मूल्य विभेद, ठीक है। कहने का मतलब है कंपनियां अधिकतम मुनाफा कमाने के लिए मूल्यों में भेदभाव अपनाती हैं, ठीक है। मतलब मुनाफा कमाना है किसी कंपनी को, तो वो सिंपल सी बात है, जिसको उस वस्तु के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानकारी होगी, उसको वो हाई प्राइस पे बेचेगा, यानी कि हाई मूल्य पे बेचेगा। जिसको जानकारी होगी उससे वो मतलब कि कम करा के उसको कम कीमत पे ले लेगा, ठीक है। तो मतलब कि अधिक मुनाफा कमाने के लिए कंपनियां मूल्य का भेदभाव अपनाती हैं, चूँकि एक बड़े बाजार में आमतौर पर कई प्रकार के उपभोक्ता शामिल होते हैं। भाई बाजार है, मार्केट है, तो उसमें बहुत सारे जो रिटेलर होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, वो अलग अलग तरीके के होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो मूल्य भेदभाव कंपनियों को संपन्न उपभोक्ताओं को उच्च कीमत और सबसे अधिक कीमत के प्रति संवेदनशील उपभोक्ताओं को कम कीमत की पेशकश करने की अनुमति देता है, जिसे हम कीमत भेदभाव कहते हैं। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा, बहुत सिंपल सा उत्तर मैंने आपको बता दिया, कोई आपको शायद नहीं बताएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि भाई अर्थशास्त्र के क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, और अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में बताइए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र के बारे में बताइए, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे जो कि आपको तैयार कर लेना है। तो जानते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। इस प्रश्न का उत्तर, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है, यानी कि सोशलॉजी की, ठीक है, वह शाखा है, वो ब्रांच है, ठीक है, जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं, यानी कि कोई सामान है या फिर कोई सर्विस है, ठीक है, के उत्पादन मतलब उसकी उत्पादन करता है, वितरण करता है, बांटता है, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी सामान, किसी वस्तु अथवा सेवा, कोई सर्विस का उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, अध्ययन किया जाता है, ठीक है, इसके बारे में समझा जाता है, अध्ययन किया जाता है, ठीक है, उसे ही हम अर्थशास्त्र कहते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र, भाई मैं आपको बता दे रहा हूँ ये भी कि अलग अलग जो हमारे विद्वान हैं उनके अनुसार अलग अलग अर्थशास्त्र की परिभाषा हो सकती है। ये मत बोलिएगा कि सर ये तो आप गलत बता रहे हैं। देखिए जो सिंपल है, जो मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को बेटर लग रही है, अच्छी लग रही है, वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन कर रहा हूँ, वही परिभाषा बता रहा हूँ। अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत शब्दों, ठीक है, का मतलब कि बना है, ठीक है, मतलब कि जो अर्थशास्त्र है ये शब्द संस्कृत शब्द का है, ठीक है, एक तरीके से मान लीजिए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत शब्द अर्थ, अर्थ का मतलब होता है धन, ठीक है, और शास्त्र की संधि से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है धन का अध्ययन, यानी कि धन के बारे में जानकारी, वो चाहे किसी सेवाओं के माध्यम से हो या फिर किसी वस्तु के माध्यम से हो या किसी अन्य माध्यम से हो, उस धन की जानकारी, उस धन के बारे में अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र होता है। क्लियर। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के कितने विषय क्षेत्र हैं। तो ये आप लोग अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो कहीं बताएगा भाई 3 अर्थशास्त्र के क्षेत्र हैं, कहीं बताएगा 2 हैं, कहीं पर बताएगा 6 हैं। तो ये आप लोग अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ अर्थशास्त्र के क्षेत्रों के बारे में। हालांकि जो मैं बता रहा हूँ ये सब क्षेत्र मतलब किसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत सरकार के व्यय, आय, ऋण तथा वित्तीय प्रशासन, बजट आदि से संबंधित सिद्धांतों एवं समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र के इन 5 विभागों का चाहे पृथक पृथक अध्ययन मतलब कि अलग अलग अध्ययन किया जाता है, तो परंतु अध्ययन किया जाता हो, परंतु वास्तव में ये एक दूसरे पर निर्भर है। भाई व्यय है, ठीक है, तो आय है तो ऋण है, ठीक है, वित्तीय और बजट है इसी में, ठीक है। तो ये सब इसके प्रमुख सिद्धांत हैं एवं इसकी समस्याएं हैं जिसके बारे में इसको अध्ययन किया जाता है।
और अर्थशास्त्र इन 5 विभाग जो हैं, ये जो मैंने आपको बताए हैं 5 विभाग, आय, व्यय, ऋण, वित्तीय, प्रशासन, बजट, ठीक है, ये शब्द, हाँ, ये विभाग हैं ये, और इनका जो है ना अलग अलग अध्ययन किया जाता है, इन सब का अलग अलग अध्ययन किया जाता है, लेकिन ये एक दूसरे पर निर्भर भी हैं, ठीक है, अलग अलग तो हैं लेकिन एक दूसरे पर निर्भर भी हैं, आय, व्यय, ऋण, ये सभी एक दूसरे पर निर्भर भी हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन कि भारत की अर्थव्यवस्था कौन सी है, तो सिंपल सा उत्तर, ये भी प्रश्न आ सकता है, तो भारत को एक मिश्रित अर्थव्यवस्था माना जाता है, ठीक है, भारत को एक मिश्रित अर्थव्यवस्था माना जाता है, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र सह अस्तित्व में है और देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ उठाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की, ध्यान रखेंगे। सूक्ष्म अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है या फिर किसे कहते हैं, तो सूक्ष्म अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि पर व्यक्ति की जो यूनिट होती है, इनकम होती है, उसका अध्ययन किया जाता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने के लिए यह आवश्यक है कि जिन इकाइयों को मिलाकर अर्थव्यवस्था बनी है, यानी बहुत सारी इकाइयां हैं जिनको मिलाकर अर्थव्यवस्था बनी है, तो उन्हीं इकाइयों को पहले तो समझना पड़ेगा, पहले तो उनका अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार सूक्ष्म संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने में सहायक होती, यानी कि प्रति व्यक्ति की इकाइयों का अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति की इकाई यानी कि यूनिट जो इनकम होती है उसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था अगर उसको समझना है तो आपको पहले अर्थव्यवस्था जिन इकाइयों से बनी है उनको पहले आपको समझना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। क्लियर। सिंपल सा प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे इसका उत्तर, आपको तैयार कर लेना है और भी डिटेल में, बहुत ही हाई लेवल का प्रश्न है। एक प्रश्न बन रहा है जिसका मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, कीमत प्रभाव किसे कहते हैं। कीमत प्रभाव एक क्वेश्चन है, कीमत ये प्रभाव किसे कहते हैं, ठीक है, तो ये उसी का उत्तर है, ठीक है। तो उत्तर लिखना है कि समाज में तमाम ग्राहकों की आय एक, ठीक है, समाज में तमाम ग्राहकों की आय एक समान नहीं होती। भाई कोई इंसान उसकी कमाई कम है, कोई इंसान उसकी कमाई ज़्यादा है, ठीक है, तो एक समान नहीं होती है। जब वस्तु की कीमत ऊंची होती है तब कम आय वर्ग के लोग इन वस्तुओं को खरीद नहीं कर पाते हैं। कहने का मतलब ये है, जब कोई वस्तु है, कोई सामान है, उसकी जो कीमत है वो ऊंची होती है, तब जो कम आय वाले वर्ग हैं यानी कि कम कमाई वाले लोग हैं तो उन वस्तुओं को खरीद नहीं पाते हैं। यह प्रमाण कम खरीदी कहलाता है, ठीक है, या फिर यह प्रमाण में कम खरीदी करते हैं। वस्तु की कीमत जैसे जैसे घटती जाती है वैसे वैसे नए ग्राहक, भाई जैसे जैसे कीमत घटती वैसे वैसे नए ग्राहक जो कम आय वाले हैं, ठीक है, चीज़ वस्तुओं की खरीदी करते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा भूतकाल में जो ग्राहक कीमत अधिक होने के कारण वस्तु की खरीदी नहीं कर सकते थे या अपेक्षाकृत कम खरीदी कर सकते थे, ऐसे ग्राहक चीज़ वस्तुओं की खरीदी बढ़ा देते हैं, जिससे चीज़ वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। इस प्रभाव को हम, ये जो प्रभाव बनेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, इसी को हम कीमत प्रभाव कहते हैं। क्लियर। बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही उदाहरण के साथ ये उत्तर था। आई होप आपको पूरी तरह समझ में आएगा। एक दो बार और इसका उत्तर पढ़ लीजिएगा, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। ये सारे प्रश्न के उत्तर क्लियर हुए। ये PDF आपको हम व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। जय हिंद।